हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा गति लिमिटेड के बारे में। ये भी एक स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग का ही एक केस स्टडी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं डिटेल में बताना शुरू करूं, पहले ये बता देता हूं कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा कि यहाँ पे क्या स्पेशल सिचुएशन हो रही है। उसके बाद बात करूंगा इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये पैसे कैसे कमाते हैं, क्या क्या की एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा बाकी कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा नज़र आता है। फाइनली जो है आपको की अपॉर्चुनिटीज़, कुछ की रिस्क और जो नई मैनेजमेंट है उनकी क्या क्या गाइडेंस है और उस हिसाब से क्या वैल्यूएशन नज़र आती है, इस बारे में बात करूँगा। तो पहले कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ। यहाँ पे जो की स्पेशल सिचुएशन हो रही है वो है मैनेजमेंट का चेंज। तो ये जो कंपनी है, ये ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, उनके जो उस कंपनी ने इस कंपनी को अक्वायर करा है। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप पहले देखेंगे तो जितने भी आपको रेवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी स्टेगनेंट नज़र आएंगे। हालांकि जो इंडस्ट्री है वो एक हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है, 10 से 15% तक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन ये जो कंपनी है ये थोड़ी स्टेगनेंट थी। डेट अगर आप एक्विजिशन से पहले देखेंगे तो डेट बैलून होता हुआ, डेट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा होगा। प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव होती हुई नहीं नज़र आ रही होगी। आरओसी प्रोफाइल्स ख़राब नज़र आ रही होंगी। तो कुछ कुछ की इश्यूज़ थे। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जो पुरानी जो मैनेजमेंट थी वो उनके और भी कुछ बिजनेसेस थे, तो उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट नहीं था या उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था इस बिज़नेस में। अब क्या हो रहा है कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने जब से ये कंपनी को ख़रीदा है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा प्लान बनाया है कि कैसे वो लोग डेट रिड्यूस करेंगे। इनफैक्ट ऑलरेडी काफ़ी हद तक डेट रिडक्शन हो चुका है। नॉन कोर सब्सिडरीज़ को जो है कैसे जो है डाइवेस्ट करेंगे और ग्रोथ कैसे जो है वापस बिजनेस में लेकर आएंगे और मार्केट शेयर वापस कैसे गेन करना शुरू करेंगे। तो ये जो है कुछ कुछ की सिचुएशन है एट अ हाई लेवल। अब बात कर लेता हूँ कि ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस आखिर किस तरीके से चलता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर ये जो बिज़नेस है एक ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट से जैसे कुछ सामान इधर से उधर भेजते हैं, तो ये एक B2B बिज़नेस है, बिज़नेस टू बिज़नेस। इनके कुछ की कॉम्पिटिटर्स जैसे कि सेफ एक्सप्रेस हुआ जो कि नंबर 1 पे है इंडिया में। उसके अलावा TCI एक्सप्रेस हुआ, उसके अलावा गति हुआ, या फिर जैसे डिलीवरी हुआ, और भी काफ़ी सारी नई नई स्टार्टअप्स जो है इस पर्टिकुलर डोमेन में जो है एंटर कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये जो 10 से 15% ग्रो कर रही है। अब इसमें भी दो तरीके की डिलीवरी होती है, एक होती है नॉर्मल डिलीवरी और एक होती है एक्सप्रेस डिलीवरी। तो जो एक्सप्रेस डिलीवरी है वो एक्चुअली 15% से भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होगा देखने का। उसके अलावा अब बात कर लेता हूँ कि इनके की एक्सपेंसेस क्या क्या रहते हैं। तो इनके जो मेनली एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसा कि आपको समझ ही आ रहा होगा कि एक तो हो गया जो भी आपका ट्रक है या जो भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी फ्रेट कॉस्ट, दैट इज़ द मेन एक्सपेंस। उसमें जैसे जो आपका तेल हो गया, ड्राइवर की कॉस्ट हो गई, ट्रक की कॉस्ट हो गई, ये सब चीज़ें। उसके अलावा एम्प्लॉय कॉस्ट, उसके अलावा रेंट कॉस्ट। अब रेंट कॉस्ट ऐसे कि मान लीजिए इनके हर शहर में जो है ये 99% ऑफ द पिन कोड्स को कवर करते हैं। तो हर शहर में इनके कुछ कुछ ऑफिसेज हैं, कुछ कुछ जहाँ पर जो है सामान ये लोग सॉर्ट करते हैं या फिर जो है जहाँ पे कस्टमर से बात करते हैं। तो उन सब ऑफिसेज का जो रेंट हो गया, तो एट अ हाई लेवल ये कुछ कुछ की एक्सपेंसेस हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के। तो बात कर लेता हूँ कि इस बिज़नेस में आखिर क्या इश्यूज़ चल रहे थे। तो पहला जो इशू चल रहा था वो था कि प्रमोटर की बहुत ज़्यादा प्लेजिंग थी। उसके अलावा जो है जो कंपनी है वो अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रही थी। और फाइनली अगर आप जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स हैं वो सब आपको ख़राब नज़र आ रही थी। तो इस वजह से ये जो कंपनी है, अगर आप देखेंगे इसका स्टॉक भी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, कंटिन्यूस डिक्लाइन पर था। अब बेसिकली क्योंकि अब एक नया प्रमोटर आया है, नया विजन आया है कंपनी में, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा री रेटिंग का फैक्टर हो सकता है। और जो वो कह रहे हैं अगर वो डिलीवर करेंगे तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली री रेट हो सकती है। क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इनके पीयर्स से, यानी कि TCI एक्सप्रेस जो कि ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है इन द सेम डोमेन, तो ये काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड नज़र आते हैं। हालांकि अगर आप उनके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और इनके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स पे ऑपरेट करते हैं। वो जो है बेसिकली एसेट लाइट बिजनेस मॉडल ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उतना ज़्यादा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल नहीं है। तो ये कुछ कुछ की डिफरेंसेस हैं। अब थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि इनके बिज़नेस के कौन कौन से की सेगमेंट्स हैं, कितना रेवेन्यू किस सेगमेंट से आता है। तो मेनली इनके दो बिज़नेस हैं, एक है गति और एक है गति KWE। तो जो गति है जो कि ये कंपनी है, और गति KWE जो है वो बेसिकली इनकी एक चाइल्ड कंपनी है जिसमें ये 70% जो है ओनरशिप रखते हैं। अब अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो मोर देन 80% रेवेन्यू जो है एक्चुअली गति KWE से आता है।
और ये जो गति है इसमें जो है मेनली जो ई कॉमर्स बिजनेस है इनका, ई कॉमर्स यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग का B2C वाला बिजनेस है, उसके अलावा जो इनके कुछ पेट्रोल पंप्स हैं यानी कि नॉन कोर बिजनेसेस हैं। अगर मैं गति KWE की बात करूं तो वहीं जो है मेजॉरिटी रेवेन्यू भी वहां से अर्न करते हैं और जो मेजर इनका काम है वो वहीं पे होता है। तो उसमें बेसिकली जो है 3-4 टाइप के बिज़नेस हैं। पहला जो बिज़नेस है वो है सरफेस एक्सप्रेस, दूसरा जो है एयर एक्सप्रेस है। सरफेस एक्सप्रेस में मान लीजिए कि जो है लैंड से जो है एक सामान जो B2B डिलीवरीज होती हैं एक फैक्ट्री से जो है दूसरी जो है वेयर हाउस तक कह लीजिए, या फिर फ्रॉम ए प्लेस A टू प्लेस B। जो एयर डिलीवरी है उसमें इनके कुछ कुछ जो है एयरलाइंस के साथ टाई अप्स हो रखे हैं और उनकी हेल्प से जो है ये लोग एयर डिलीवरीज में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो मेन सेगमेंट है वो है SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसे आप सिंपल एक वेयर हाउसिंग सोल्यूशन की तरह समझ सकते हैं कि जब अगर आप सामान एक जगह से दूसरी डिलीवर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज कहें कि नहीं आप 10-15 दिन तक सामान अपने पास रखिए और हमें बाद में डिलीवर कर दीजिएगा क्योंकि हमारे वेयर हाउस में जगह नहीं है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट या वेयर हाउस मैनेजमेंट सर्विस कह सकते हैं। तो एट अ हाई लेवल यही जो है इनके कुछ की रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं। अब इसमें भी अगर बात करूं तो गति KWE जो कि ओवरऑल पाई का 80% रेवेन्यू है, उसमें इन 3 सेगमेंट्स का जो सरफेस एक्सप्रेस है वो 90% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जो पूरी कंपनी का मोटा मोटा जो हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर है वो सरफेस एक्सप्रेस है। बाकी एयर एक्सप्रेस लगभग जो है 4-5% अर्न करता है। सिमिलरली सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस है वो भी 4-5% जो है अर्न करता है। तो अब बात कर लेता हूँ कि जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है उनके एक्विजिशन से इस कंपनी को कैसे जो है इम्पैक्ट हो सकता है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो एक नेगेटिव है। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जैसे कि हमें पता है वो एक इंटरनेशनल ICD जिसे कहते हैं, कंटेनर डिपो जिसे बोला जाता है, इनलैंड कंटेनर डिपो, वो मैनेज करता है। तो उनके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छी क्लाइंट की लिस्ट है जो कि इंटरनेशनली सामान को इंडिया से बाहर और बाहर से इंडिया में जो है जो शिप कर रहे हैं। और ज़्यादातर होता क्या है कि इस तरीके के जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें फाइनली लास्ट लेग के लिए भी किसी ना किसी डिलीवरी पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो अब ये जो है एक सिंगल सोल्यूशन की तरह उन कस्टमर्स के पास जा रहे हैं कि जो लोग इंटरनेशनली शिप करा रहे हैं सामान, उनके पास बोल रहे हैं कि आप हमारी डोमेस्टिक सर्विस यूज़ करके आप डोमेस्टिक शिपिंग जो डोमेस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो गति के थ्रू कर सकते हैं, और उन्हें एक सिंगल प्राइस में जो है पूरा का पूरा एंड टू एंड डिलीवरी जो है वो हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी आप समझ सकते हैं कि कितना जो है इम्प्रूव होगा। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव है। तो उससे जो है थोड़ा बिजनेस ओवर टाइम जो है इम्प्रूव होने में हेल्प हो सकती है। उसके अलावा जो ये जो कंपनी है ये एक ऑलरेडी जो है एक पायनियर्स हैं इन दिस डोमेन, तो उनके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट का जो है इस कंपनी में आना, गति में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं जो है हाई लेवल मैनेजमेंट पे। उसके अलावा और जो कि इसके बिज़नेस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है वो सब चीज़ें जो है प्लान कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव सिनेरियो है इस कंपनी के लिए। तो अगर आप कंपनी का वर्जन सुनेंगे कि ओवरऑल क्या प्लान है, तो ये मेनली 4 वर्टिकल्स बताते हैं जिन पे आप ये ट्रैक कर रहे हैं कि कैसे गति जो है एज अ कंपनी ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहला है बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग। दूसरा है कंपनी का जो है डेट रिडक्शन। तीसरा जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी लेके आना यानी प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव करना। और चौथा जो है वो है फाइनली डिजिटाइजेशन। तो बात कर लेता हूँ एक मिनट सबके बारे में। तो ये जो है बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं कि जितने भी नॉन कोर एसेट्स हैं, तो इस कंपनी की अगर बात करूं तो गति के पास एक कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का भी जो है एक बेसिकली इनकी एक जो है कंपनी थी गति कोशर करके, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी काफ़ी सालों से। उसको जो है ये लोग सेल आउट कर रहे हैं। ऐसे ही जो पेट्रोल पंप बिजनेस है उसे ये लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो जितने भी नॉन कोर एसेट्स थे उन सबको सेल आउट करके जो है ये लोग अपना जो डेट है उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ओवरऑल जो कंपनी है वो एक काफ़ी ज़्यादा लीन और एक हाई ROC वाली कंपनी नज़र आएगी, क्योंकि जो ओवरऑल बिजनेस में जो कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म किया जा रहा है, और जो लो कैपिटल इंटेंसिटी वाला जो बिजनेस है उसमें जो है पैसा डालने की कोशिश हो रही है। अब बात कर लेता हूँ डेट रिडक्शन की। तो डेट रिडक्शन, ये जितना भी पैसा यहाँ से आएगा उससे ये लोग डेट रिड्यूस करेंगे। साथ साथ क्योंकि अब ये जो कंपनी है एक कम डेट वाली कंपनी है, इसका पेरेंटेज भी अच्छा है, तो ये बैंकर्स के पास जाके बोल सकते हैं कि भाई आप हमारा जो है इंटरेस्ट रेट कम करिए, क्योंकि हम जो है अब हमारी जो ओवरऑल कंपनी का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो गया है। तो अगर आप देखेंगे इस चार्ट में तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो
काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। 9 करोड़ पर क्वार्टर थी जो कि अब सिर्फ 5 करोड़ पर क्वार्टर रह गई है। सिमिलरली अगर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड देखेंगे तो इस पर्टिकुलर चार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है पहले जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड थी वो 10.9% पे थी, जो कि अब 9.1% पे रह गई है गति में। और गति केडब्ल्यू में 9.2% से अब 7.5% के करीब रह गई है। तो ओवरऑल डेट भी कम हो रहा है, साथ साथ जो डेट के जो परसेंटेज है, जिस इंटरेस्ट रेट है, वो भी ये लोग रीफाइनेंस करके जो है कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों से होगा क्या कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि डेट रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इनका जो मेन गोल है वो है एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव करना। तो ये कंपनी कह रही है कि हम जो एबिटा मार्जिन्स हैं उन्हें मतलब अभी जो कि 4-5% के एबिटा मार्जिन्स हैं उन्हें हम 10% तक लेके जाएंगे इन कमिंग 1 to 2 ईयर्स। तो एबिटा मार्जिन इंप्रूव करने के जो बेसिकली इनके पास 2-3 तरीके हैं वो हैं, एक तो कंपनी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं एक्चुअली उन्हें कम करते जा रहे हैं। तो जितने की ज़रूरत है उतने ही एम्प्लॉयज़ रखेंगे, तो वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको जो है कम करेंगे। तो जो मैंने ऊपर जो 2-3 चीज़ें बताई कि डीलेवरेजिंग करना, नॉन कोर एसेट्स को डाइवर्ट करना, इन सब की वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, एबिटा मार्जिन से और पैट मार्जिन है, वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही मैट्रिक्स हमें एक्चुअली आगे ट्रैक करनी होगी कि कैसे जो है एबिटा मार्जिन एक्चुअली में इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फाइनली डिजिटाइजेशन की बात करूं तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है, जैसे कि चैट बॉट्स हो गया। कैसे जो है ओवरऑल कंपनी जो एक कस्टमर है वो एंड टू एंड ट्रैकिंग कर पाए किसी भी प्रोडक्ट की, जो किसी भी डिलीवरी की। साथ साथ अगर उसे कोई इशू है तो वो कैसे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन रिजॉल्व कर पाए, ऑनलाइन पेमेंट कर पाए। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो है डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स ले रही है, जो कि इन द लॉन्ग टर्म जो है मार्केट शेयर गेन करने में इनको हेल्प करेंगे। तो फाइनली बात कर लेता हूँ कुछ की रिस्क की। तो अगर आप इस बिज़नेस को समझेंगे तो ये बेसिकली, अगर आप ये समझिए एक ट्रक इधर से उधर जा रहा है, तो जितना ज़्यादा आप ट्रक को यूटिलाइज़ कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। अब इसमें आप ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है इस बिज़नेस में। आप ये नहीं कर सकते कि आप कॉम्पिटिटर के जो है ज़्यादा प्राइसिंग पावर, ज़्यादा प्राइस जो है चार्ज कर सकते हैं। इसमें आप ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा कि आप मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज आउट कर पाएँ बाय यूजिंग योर एसेट्स एज मच एज पॉसिबल। और दूसरी चीज़ जो है कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाएँ, ताकि आप जो है मार्केट शेयर जो है गेन कर पाएँ। तो की रिस्क में जो है मेन रिस्क नज़र आता है कंपटीशन का। उसमें जैसे मैंने बताया सेफ एक्सप्रेस हुई, या फिर इस तरीके की जो नई नई स्टार्टअप्स आ रही हैं। प्लस अगर आप बात करें जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है, फ्यूचर में वो भी इस फील्ड में एंटर कर सकती हैं, क्योंकि अभी आप देखें कि वो अपना नेटवर्क जो है खुद बना रही हैं डिलीवरीज़ के लिए। इन फ्यूचर अगर वो जैसे यूएस में वो कर रही हैं कि वो एज अ शिपर भी जो है सामान भी इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो वो फ्यूचर में इंडिया में भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस वो सब भी की रिस्क है, लेकिन एक्चुअली मुझे उतना ज़्यादा वो रिस्क नहीं नज़र आता, क्योंकि मैंने जितना देखा है कस्टमर कि बेसिकली वो लोग पेट्रोल की प्राइस जो हाइक्स हैं वो उन्हें पास ऑन कर देते हैं इजीली। तो आई थिंक वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है। दूसरा जो मेन रिस्क नज़र आता है वो है पूरी की पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ। अब ये जो है एक सिंगल सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, फार्मा हो, ऑटोज़ हो, टेक्सटाइल हो, सभी सेक्टर पे थोड़े थोड़े डिपेंडेंट हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ को मिरर करते हैं। तो अगर जो है एट अ हाई लेवल अगर इकोनॉमी ही जो है स्लो डाउन होती है तो ये लोग भी स्लो डाउन करेंगे। तो फाइनली बात कर लेता हूँ वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन के लिए मैंने एक्चुअली मल्टीपल केसेस बनाए हैं। एक है एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ बेस्ट केस सिनेरियो की, जो कि मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक केस है। तो उसमें बेसिकली मैं ये मान रहा हूँ कि जो कंपनी कह रही है वो एक्चुअली में डिलीवर कर पाएगी। 15% से जो है रेवेन्यू ग्रो कर पाएगी। साथ साथ जो है जो एबिटा मार्जिन्स हैं उन्हें जो है जैसे कंपनी कह रही है हम 10% तक लेके जाएंगे, एक्चुअली में ले जा पाएगी। और 2026 में जो पी जिस पे ट्रेड करेगी वो होगा 30 का, जो कि एक इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव ही है, क्योंकि अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखेंगे जैसे टीसीआई एक्सप्रेस को, तो वो 50-60 के पी पे ट्रेड करती है। तो ये जो है जैसे मैंने कहा कि कस्टमर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है एक एसेट लाइट मॉडल में, तो ये भी जो है एक अच्छा पी कमांड कर पाएगी। और अगर ये सब होता है तो जो मुझे कंपनी की वैल्यूएशन नज़र आती है फाइनली वो आती है 2026 में 536 रुपीज़ का शेयर प्राइस, जो कि ऑलमोस्ट जो है 3 बैगर कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 29-30%। तो बेस्ट केस में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिनेरियो नज़र आता है। अब बात कर लेता हूँ एक एवरेज केस की और फिर बात करूँगा वर्स्ट केस की। तो एवरेज केस में मुझे एक 12% का एवरेज रिटर्न नज़र आता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल बाय 2026, डबल से थोड़ा कम। वर्स्ट केस में जो है मुझे नज़र आता है 0%, यानी कि वर्स्ट केस की बात कर लेता हूँ कि वर्स्ट केस में मैंने जो मार्जिन्स हैं वो एबिटा मार्जिन्स वो एक्चुअली में माना है कि कंपनी उतने अच्छे से एबिटा मार्जिन्स को ग्रो नहीं कर पाएगी।
तो ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ मानी है और एबिटा मार्जिन्स मैंने लगभग 8% के माने हैं। तो उस हिसाब से जो है कंपनी ऑलरेडी वैल्यू करती है और बेसिकली कंपनी ऑलरेडी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है और 0% के और 20 का पीई माना है इन द ईयर 2026। तो उस हिसाब से जो है मुझे जो है 0% एप्रिसिएशन नज़र आती है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बेसिकली अब आप ये देखिए कि आप कितनी प्रोबेबिलिटी देंगे एवरेज केस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस को, और उस हिसाब से आप जो है अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको चेंज करके अपनी वैल्यूएशन अप्रोच कर सकते हैं। तो फाइनली आई होप आपको एक नई बिजनेस के बारे में पता चला होगा, आपको समझ आया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन एज अ बिजनेस किस तरीके की इंडस्ट्री है, किस तरीके का बिजनेस है। इसमें जो है आपने कुछ चार्ट्स देखे होंगे जैसे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब, ये मैंने एक्चुअली लिए हैं तिजोरी फाइनेंस से। अगर आप तिजोरी फाइनेंस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं लॉजिक15। ये कोड यूज़ करने पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन द एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो आपको करना क्या है कि चेकआउट के टाइम पे ये कोड डालना होगा और आपको जो है वो डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। फाइनली इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी एक्टिव हूँ मैं ट्विटर पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।